और आज भी ये जो लेक्चर है ये भी एक रिक्वेस्ट पर मैंने प्रिपेयर किया है। इसमें मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि थोड़ा सा टैक्सोनॉमी पर भी आप लेक्चर दीजिए, डिलीवर कीजिए। तो आज जो लेक्चर है इट कम्स अंडर प्लांट टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की ही बात पहले अगर कर लें तो टैक्सोनॉमी दो शब्द से मिला के बना है, जो ग्रीक में टैक्सिस है। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, और नॉर्मस बने होता है लॉफुल। इट मीन्स टैक्सोनॉमी किससे डील करती है कि किसी भी चीज को एनी मेंबर्स ऑफ द ग्रुप और एनी डिफरेंट मेंबर्स विच आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम लॉ, यानी किसी भी नियम के आधार पर अगर हम बहुत सारी चीज़ों को डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये टैक्सोनॉमी कर रहे हैं। तो टैक्सोनॉमी है इट इज द अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू सम लॉ। तो इसे कभी कभी सिनोनिम माना जाता है। प्लांट टैक्सोनॉमी मीन्स प्लांट क्लासिफिकेशन। तो प्लांट क्लासिफिकेशन और प्लांट टैक्सोनॉमी सिनोनिमस है, मगर अब इसमें और भी जो दो चीजें जुड़ गई हैं वो क्या है कि आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर एंड थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन। अगर इन सब को हम मिला लें तो अब एक नया शब्द यूज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, सिस्टेमैटिक्स। तो सिस्टेमैटिक्स आजकल एक ब्रॉडर टर्म है जिसका कि एक पार्ट है क्लासिफिकेशन, बाकी दो पार्ट इस क्लासिफिकेशन को करने से पहले किए जाते हैं। यानी अगर आपको कोई चीज दे दी जाए, बहुत सारी चीज, तो आप उस चीज को पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्या है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको बताने के लिए किसी को कि हमने क्या किया है उसका एक नाम रखेंगे। और जब पहचान के कैरेक्टर्स आपके पास हो गए, आपने उसका एक नाम रख दिया, तो फिर उसके बाद आप उसे किसी ग्रुप में असाइन करते हैं, यानी वो काम आ गया क्लासिफिकेशन। सो दिस ऑल थिंग्स आर नाउ comes under the term systematics. So systematics is a broader term in reference to classification. Taxonomy term ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो 1813 में ऑगस्टाइन पायरामी डी कैंडोले ने इसका नाम सबसे पहले टैक्सोनॉमी टर्म उन्होंने ही दिया। टैक्सोनॉमी टर्म से ही एक और टर्म बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं टैक्सॉन। टैक्सॉन का मतलब क्या है, जैसे डिवीजन है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है। ये डिफरेंट लेवल है, हायरार्किकल लेवल है क्लासिफिकेशन में। तो किसी भी लेवल को, कोई भी लेवल हो सकता, उस प्रत्येक किसी भी एक को हम टैक्सॉन बोलेंगे। तो टैक्सॉन का भी इस्तेमाल सबसे पहले एडोल्फ मेयर ने 1926 में एनिमल्स के लिए किया था, और प्लांट के लिए हरमन जे लैम ने 1948 में सजेस्ट किया कि हम टैक्सॉन शब्द को प्लांट सिस्टेमेटिक्स में भी यूज कर सकते हैं।
तो ये थोड़ा सा टैक्सोनॉमी के शब्द के बारे में था। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि छोटा सा ही है कि एम्स क्या है इसके, यानी टैक्सोनॉमी क्यों करी जाती है। तो टैक्सोनॉमी इसलिए की जाती है कि हम जो क्लासिफिकेशन करें वो इसका एम क्या है कि नेचुरल एफिनिटी पे बेस्ड हो, जो असेंबलेज हो वो मॉर्फोलॉजिकल असेंबलेज हो और एक ज्यादा रिजेम्बलेंस शो करे, उन्हें हम एक ही साथ एक में रखें, ये एम होना चाहिए उसका। दूसरा एम होना चाहिए कि हम टैक्सोनॉमी यानी टैक्सोनॉमी में वो कार्य करें जिससे कि आइडेंटिफिकेशन में फायदा हो, यानी आइडेंटिफिकेशन आसान बनाया जा सके। आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें डिफरेंट वेजिटेशन के प्लांट्स को लिस्ट करना पड़ेगा। वेजिटेशन को जब हम लिस्ट करते हैं प्लांट के नाम को तो उसे फ्लोरा बोलते हैं, यानी फ्लोरा मेंटेन करना या फ्लोरा बनाना भी टैक्सोनॉमी का काम है। तीसरा एम क्या है, एम्स ऑफ टैक्सोनॉमी, कि एक लर्निंग भी हो, यानी टैक्सोनॉमिक प्रोसेस ऐसा हो जो लर्निंग के साथ साथ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी दे, लर्निंग के साथ साथ ट्रेनिंग भी दे। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट जो एम है वो क्या होना चाहिए कि इट शुड बी इंटरप्रिटेटिव होना चाहिए, यानी किसको इंटरप्रेट करना चाहिए, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को कैसे इंटरप्रेट करेगा, अगर टैक्सोनॉमी इस प्रकार से प्लांट्स को या ऑर्गेनिज्म को अरेंज करे जिससे कि उनकी फाइलोजेनी के बारे में पता लग सके, तो ये भी उसका एक मुख्य काम होना चाहिए। तो ये एम्स है। टैक्सोनॉमी का एम्स के बाद इसके क्या सिद्धांत है, यानी प्रिंसिपल्स कुल है टैक्सा का, वो 2 या 3 प्रिंसिपल है। जैसे कि टैक्सा मीन्स डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, कोई भी चीज हो सकती है। तो टैक्सा शुड बी बेस्ड ऑन मल्टीपल कोरिलेशन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी अगर हम किसी टैक्सा यानी किसी को फैमिली बना रहे हैं, किसी को ऑर्डर बना रहे हैं ग्रुप में, या हम ये कह रहे हैं कि साहब ये सारे प्लांट्स इस क्लास में रखे जाएंगे या इस ऑर्डर में रखे जाएंगे, इस फैमिली में रखे जाएंगे, तो वो जो क्रिएशन ऑफ टैक्सा हो रहा है, यानी एक फैमिली क्रिएट कर रहे हैं या ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, उसमें कोई सिंगल कैरेक्टर ना हो, बल्कि वो जो टैक्सा बन रहा है उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आपस में जब कोरिलेट कर रहे हो तभी हम टैक्सा बनाएं, नहीं तो अपनी कन्वीनियंस से कोई टैक्सा ना बनाए। जैसे लिनियस ने कहा था कि हाँ हमारा सेक्सुअल सिस्टम है, इसमें अगर 2 स्टेमेंस होंगे तो इस सारे के सारे प्लांट इसी में रखे जाएंगे, 3 होंगे तो इसी में रखे जाएंगे, 4 होंगे तो इसमें रखे जाएंगे। तो वहां क्या था कि सिर्फ एक कैरेक्टर था, उस 2 या 3 या 4 स्टेमेंस का बाकी और कैरेक्टर से कोई कोरिलेशन नहीं था। दूसरा टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनी कैरेक्टर
यानी कोई एक, अब हम देखिए बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं किसी में, लेकिन हम देखते हैं कि हाँ ये कैरेक्टर है जो इसे दूसरे लोगों से अलग कर रहा है, तो उसे हम टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। तो टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर किसी कैरेक्टर को देना है तो उसका नियम क्या होना चाहिए कि टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनी कैरेक्टर बेस्ड ऑन हाउ वेल, यानी कितनी अच्छी तरीके से इट कोरिलेट्स विद अदर्स। यानी अगर हमने किसी पेटल्स का, किसी सेपल का, किसी एनाटॉमिकल फीचर का, किसी इम्यूनोलॉजिकल फीचर को अगर हम टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर मानना चाह रहे हैं कि इसी बेस पर हम दो ग्रुप करेंगे वेदर दिस कैरेक्टर प्रेजेंट और नॉट, तो वो कैरेक्टर और भी कैरेक्टर्स को प्रभावित करता हुआ दिखाई देना चाहिए। ये दूसरा प्रिंसिपल है। और तीसरा प्रिंसिपल है कि जो टैक्सोनॉमी हो वो जो है प्रेडिक्टिव हो। प्रेडिक्टिव वैल्यू होनी चाहिए। यानी किसे प्रेडिक्टिव करेगा? इवोल्यूशन। यानी हमें कैसा क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमिक बिहेवियर शो करना है जिसमें कि फाइलोजेनेटिक टाइप ऑफ ऑर्डरिंग हो। यानी हम सबसे पहले जिसे रखें वो सबसे प्रिमिटिव हो और सबसे बाद में जिसे रखें वो सबसे एडवांस्ड। सो दिस इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टैक्सोनॉमी हियर। बाकी अगर आप कहेंगे तो हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी जो है उसके लिए मैं अलग लेक्चर ले लूंगा अगर आप चाहेंगे तो। हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी उसमें ये होता है कि राइट फ्रॉम द अरिस्टोटल की टैक्सोनॉमिक जो अटेम्प्ट थे ह्यूमन के वो किस तरीके से बढ़े, उनकी प्रायोरिटी क्या थी, फिर बाद में क्या हुई, फिर उनके कॉन्स्ट्रेंट्स क्या थे, फिर उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ किस कारण मिली जिससे कि टैक्सोनॉमिक अटेम्प्ट का स्वरूप बदलता चला गया। वो बात की बात है, वो हमने यहाँ केवल टैक्सोनॉमी के बारे में हमने थोड़ा सा बताया। अब यहाँ ये देखना है कि जो ये सिस्टम है जो मुझसे रिक्वेस्ट करी गई थी वो क्या है? क्लासिफिकेशन proposed by Bentham and Hooker। ये ही मुझसे रिक्वेस्ट करी गई थी कि सर आप इसे थोड़ा सा बता दीजिए कि ये कैसे पढ़ें हम। तो बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन है जो किसके लिए है? सीड प्लांट्स के लिए है। यानी ऑल दोज प्लांट्स विच बियर सीड्स, तो सीड प्लांट्स के लिए क्लासिफिकेशन है। ये बेंथम हुकर का नाम था जॉर्ज बेंथम एंड हुकर का नाम था सर जोसेफ डाल्टन हुकर। ये 1800 से 1878 तक, ये 1817 से 1911 तक। जॉर्ज बेंथम एक प्योर बॉटनिस्ट थे, और सर जोसेफ डाल्टन हुकर ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ रॉयल बोटैनिक गार्डन एट क्यू। इंग्लैंड में एक जगह है क्यू जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, उसको बोलते हैं रॉयल बोटेनिक गार्डन। तो उसके डायरेक्टर थे सर जोसेफ डाल्टन हुकर। तो ही वॉज द प्योर बॉटनिस्ट बट ही वॉज ए रादर फाइटोजियोग्राफर।
फाइटोजियोग्राफर था, यानी बेसिकली ही वॉज एन एक्सप्लोरर। तो ये क्या था इनका काम कि दूर दूर तक जा करके और प्लांट्स की खोज करना, लेकिन प्लांट की स्टडी करना वो जॉर्ज बेंथम का काम था। और ये क्या करते थे कि ये जितने भी प्लांट्स थे सब रॉयल बोटेनिकल गार्डन के हर्बेरियम में रखे हुए थे। तो इन्होंने जितने भी प्लांट्स को यूज किया है उन सब को हर्बेरियम शीट से पढ़ करके किया है, यानी ऐसा नहीं कि किसी और ने लिख दिया हो फिर इन्होंने। तो इन्होंने सारे प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन सीधे हर्बेरियम शीट से पढ़ के दिया। तो ये बहुत बड़ा काम था जिसे जॉर्ज बेंथम ने अंजाम दिया कि सारी शीट को पढ़ा और उससे ही डिस्क्राइब किया। तो उस वक्त शीट की संख्या क्या थी? 97,205। इतने प्लांट थे। इन सब प्लांट को जो इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में डिस्क्राइब किया है उन सबको इंडिविजुअली पढ़ा है। तो इनका क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है? APD कैंडोले पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि APD कैंडोले ने इससे पहले क्लासिफिकेशन दिया था। तो उन्होंने कुछ टर्म दिए थे, जैसे थैलिमीफ्लोरी, कैलिसीफ्लोरी एंड कोरोलीफ्लोरी। तो थैल्मीफ्लोरी भी इन्होंने रिटेन किया है, कैलिसीफ्लोरी भी रिटेन किया है, कोरोलीफ्लोरी को इन्होंने क्या नाम दिया है? गैमोपेटली। तो इट वॉज ए एक्सटेंशन ऑफ APD कैंडोले सिस्टम बट हैविंग सम रिफाइनमेंट ओवर देयर। तो APD कैंडोले ने जो सिस्टम दिया था, जो वैसे उन्होंने खुद ALD जूसो का जो सिस्टम दिया था उसको अडॉप्ट किया था। तो ये तो होता ही है, जो पहले जो देता है फिर उसको मॉडिफाई करते 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 वो बदलता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जॉर्ज बेंथम हुकर वाज क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑन हुज क्लासिफिकेशन, तो क्या होगा उसका आंसर? APD कैंडोले। तो उसमें से उन्होंने थैल्मीफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी ये सारे टर्म लिए, और एक टर्म और लिया जो कि इन्हीं का माना जाता है लेकिन है वो डी कैंडोले का दिया हुआ, मोनोक्लेमाइडी। तो मोनोक्लेमाइडी ग्रुप हैविंग सिंगल वर्ड ऑफ पेरियन, वो डी कैंडोले ने भी दिया था। तो उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया है। डी कैंडोले ने एक किताब लिखी थी, थियोराई एलिमेंटेयर डे ला बॉटनिक। ये किताब लिखी थी जिसमें कि ये क्लासिफिकेशन को उन्होंने प्रपोज किया था। तो जॉर्ज बेंथम एंड सर जोसेफ डाल्टन हुकर ने अपने जो सिस्टम दिया वो किस में दिया था? एक किताब थी जो 3 वॉल्यूम की थी, उसका नाम था जेनरा प्लांटेरम। जेनरा प्लांटेरम किताब उन्होंने लिखी जो 3 वॉल्यूम में थी, यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वॉल्यूम। और ये 1862 से लेके 1878 तक, जब तक कि बेंथम की मृत्यु नहीं हो गई, ये तीनों वॉल्यूम रिलीज हुई। वॉल्यूम में जैसे फर्स्ट वॉल्यूम में पॉलीपेटली है, फिर गैमोपेटली है, फिर उसके बाद मोनोक्लेमाइडी और मोनोकॉट्स, इस तरीके से है। तो जेनरा प्लांटेरम इनकी एक बुक थी
3 वॉल्यूम की, जिसमें इन्होंने अपने सिस्टम को प्रपोज किया था। उसमें जितने भी प्लांट्स थे उनकी सबकी फर्स्ट हैंड स्टडी थी बाय मीन्स ऑफ दोज हर्बेरियम शीट्स। और उन्होंने क्या किया था कि जितने बड़े जनरा थे, लार्जर जनरा को सब जनरा में तोड़ दिया था। और इसके बाद उन्होंने जो हमारा, चूंकि उस समय इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जो पहली बार 1866 में 1866 में एग्जिस्टेंस में आया था, वो तब नहीं था, तो इसलिए जो नॉमेनक्लेचर है वो अलग था। जैसे आज का जो ऑर्डर है वो उन्होंने उसे कोहर नाम दिया था। आज की जो फैमिली जिसे हम बोलते हैं उसे उन्होंने ऑर्डर नाम दिया था। तो जो उनके ऑर्डर हैं, इसका मतलब हमारी फैमिली है, और जो उनके कोहर हैं वो हमारे ऑर्डर हैं। तो कुल मिलाकर के 25 कोहर्स थे और 200 फैमिली थी, ऑर्डर्स 200। लेकिन इसमें बाद में 2 फैमिली जोड़ दी गई। हर फैमिली को उन्होंने नंबर दिया हुआ था, तो बाद में उन्होंने 2 फैमिली जोड़ी, वो की CAC एंड साइरिली। इनका नाम अलग से नहीं, अब 202 फैमिली हो गई टोटल, लेकिन उन्होंने अपने नंबर को बिगाड़ा नहीं और A लगा दिया, 20A एंड 46A। तो 2 फैमिली उन्होंने, यानी जितनी ऑर्डर्स थे, फैमिली जो थी उन सब पे नंबरिंग थी, वो नंबर के हिसाब से अरेंज थे। फिर इन्होंने क्या किया कि जितने फैमिलीज नहीं रखी जा सकती थी उसको एक अलग ग्रुप बनाया, ऑर्डिनिस एनोमेलाई। तो ऑर्डिनिस एनोमेलाई में उन्होंने वो सारी फैमिली रखी जो नहीं, तो ऐसे उन्होंने कई ग्रुप में किया। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांटेजिनी, ये एक फैमिली है प्लांटेजिनेसी, प्लांटैगो, ईसबगोल आप समझते हैं, ईसबगोल नाम सुना हो। तो उसका उन्होंने नहीं समझ पाए कि इसे कहाँ रखें, तो उन्होंने एक ऑर्डिनिस एनोमेलाई करके उसमें प्लांटेजिनी रख दी। तो बहुत इनका बड़ा काम था अपने समय में और बहुत मेहनत का काम था, और इन्होंने उसे उस समय जब पब्लिश किया, हालांकि डार्विन की थ्योरी एवोल्यूशन की आ गई थी, लेकिन फिर भी इनका जो क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक ना होकर के नेचुरल क्लासिफिकेशन है, फाइलोजेनेटिक नहीं है। बावजूद इसके कि 1859 में डार्विन ने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश कर दी थी, और डार्विन और ये लोग दोस्त भी थे, लेकिन फिर भी बेंथम जो है डार्विन के कुछ बातों से सहमत नहीं थे, इसलिए इन्होंने उस एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट को अपने क्लासिफिकेशन में अडॉप्ट नहीं किया। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसे USA, यूरोप और एशियन कंट्रीज में माना जाता है, और इंडिया में प्लस USA में जो हर्बेरियम है, यानी जो सही हर्बेरियम है, जो हर्बेरियम अरेंज्ड किए जाते हैं। ये एक सवाल आता है कभी कभी कि विच क्लासिफिकेशन फॉलोज इन अरेंजिंग हर्बेरियम इन इंडिया। तो यहाँ पर हर्बेरियम आज की डेट में भी बेंथम एंड हुकर के हिसाब से ही अरेंज किया जाता है। अगर आप किसी हर्बेरियम में बड़े उसमें जाइए, चाहे FRI हो, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, चाहे BSI हो, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, उसमें अगर आप हर्बेरियम की शीट देखने जाएंगे तो आपको यही क्लासिफिकेशन के हिसाब से बोलना पड़ेगा कि वो शीट कहाँ है, उसे आप लेके आइए। तो हर्बेरिया ये यूज होता है। अब देखिए
ये तो हो गई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो कि किसी भी बच्चे को क्लास में जब वो पढ़ रहा है और एग्ज़ाम में इसे लिखने जा रहा है तो इतना छोटा सा सिनॉप्सिस जरूर देना चाहिए कि उनकी किताब का नाम क्या था, उनका सिस्टम किस पे बेस्ड था, उन्होंने क्या किया और कितने कितने ग्रुप सब ग्रुप्स बनाए। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इसे रटने का तरीका क्या है। रटने के तरीके के लिए कि आप इसमें 3, 21 और 25, पहले तो इन 4 शब्द अक्षरों जो नंबर्स लिखे हुए हैं इन 4 नंबरों को याद कर लीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, 4 ही है, 1 2 3 4, 3 3 21 और 25। पहला 3 किस लिए है? क्लास के लिए। दूसरा 3 किसके लिए है? सब क्लास के लिए है। 21 किसके लिए है? सीरीज के लिए है। एंड 25 किसके लिए है? कोहर्स, या जिसे अब हम ऑर्डर्स बोलते हैं। तो ये पहले याद कर लेना है कि हमें 3 3 21 और 25। तो बेंथम हुकर ने फेनरोगैम्स यानी सीड प्लांट्स को 3 भागों में बांटा था। सबसे 3 क्लास में डाइकोटिलीडनी, फिर जिम्नोस्पर्मी, फिर मोनोकोटिलीडनी। डाइकोटिलीडनी और मोनोकोटिलीडनी को उन्होंने सीरीज में बांटा है। ये सीरीज पहले अब नहीं चलती है, अब तो क्लास के बाद ऑर्डर आ जाता है, तो सीरीज में बांटा है। लेकिन सब क्लास में इन्होंने डाइकॉट को बांटा है, सिर्फ जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलीडनी को सब क्लास में नहीं बांटा है। तो इसके 3 सब क्लास क्या हुए? पहला सब क्लास है पॉलीपेटली, दूसरा सब क्लास है गैमोपेटली एंड तीसरा सब क्लास है मोनोक्लेमाइडी। इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे कि पॉलीपेटली का क्या मतलब है, यानी पेटल से, पॉली मतलब अलग अलग, तो सेपरेट पेटल्स, फ्यूज्ड पेटल्स, एंड मोनोक्लेमाइडी मीन्स द फ्लावर कंटेन्स ओनली सिंगल काइंड ऑफ वर्ड्स, यानी वहां पर हम पेटल सेपल्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, हम उन्हें टेपल्स बोलते हैं और पेरियंथ जो है कहेंगे, और पेरियंथ कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू सेपल्स एंड पेटल्स। तो ये जानते हैं आपके मोनोक्लेमाइडी उन्होंने डी कैंडोले से ही लिया था। ये तीनों 3 क्लास हैं, ये 3 सब क्लास है। इसमें उन्होंने 21 सीरीज को इसमें और इसमें बांटा है। तो पॉलीपेटली फिर 3 सीरीज में बढ़ गई। पहली क्या थी? थैलेमी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी, कैलिसी फ्लोरी। तो थैलेमी फ्लोरी जो सीरीज है, यानी सीरीज नंबर 1 2 3, तो थैलेमी फ्लोरी में वो रखा जिसमें कि ज्यादातर ओवरी सुपीरियर है, सेपल्स जो हैं पॉलीसेपलस हैं और स्टेमेंस की संख्या बहुत ज्यादा है। डिस्की फ्लोरी में उन्होंने रखा कि एक डिस्क, ये एक नया क्रिएशन था, एक डिस्क प्रेजेंट थी हाइपोगाइनस यानी ओवरी के ठीक नीचे। तो अगर इसे ऐसे देख लीजिए तो हालांकि ये दूसरा विषय है,
ये एक ओवरी है और ये एक थैलेमस है। तो ओवरी और थैलेमस के बीच में एक डिस्क है नेक्ट्रीफेरस। तो ये जो डिस्क है ये ही इन प्लांट्स को बाकी दोनों से अलग करती है कि डिस्क की फ्लोरी हो। और बाकी चूंकि सीरीज सब पॉलीपेटली में है, इसका मतलब जितने भी फ्लावर होंगे किसी का भी पेटल फ्यूज्ड नहीं होगा। तो डिस्क की फ्लोरी होगी, प्रेजेंस ऑफ डिस्क। कैलिसिफ्लोरी में ज्यादातर ओवरी इंफीरियर है और सेपल्स चूंकि ओवरी नीचे धंस गई है, इंफीरियर हो गई, तो सेपल्स ऑटोमेटिकली गैमोसेपलस हो गई। तो थैल्मीफ्लोरी में कोहर्ट्स हैं। पहला है वेनेल्स, पेराइटेल्स, पॉलीगैलिनी, गट्टीफरेल्स, कैरियो, फिलिनी एंड मालवेल्स। तो इसमें 7 कोहर्ट्स यानी 7 ऑर्डर्स। डिस्की फ्लोरी में जीरानियल्स, ओलाकेल्स, सिलास्ट्रेल्स एंड सेपिंडेल्स, ये 4 ऑर्डर हैं। और जीरानियल्स वही है जो आप नींबू खाते हैं, रूटेसी फैमिली जीरानियल्स में। कैलिसिफ्लोरी स्टार्टेड विथ रोजेल्स। यहाँ रोजेल्स ध्यान दीजिएगा कि रोजेल्स ऑर्डर है लेकिन इसमें लेग्यूमिनेसी भी आती है। तो बड़े सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछ लेता है कि लेग्यूमिनेसी या फैबेसी जो भी नाम है कि ये किस ऑर्डर में आती है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप रोजेल्स तो नहीं ही लिख सकते क्योंकि आप रोजेसी से रोजेल समझते हैं। रोजेल्स, मेटेल्स, पैसीफ्लोरेल्स। मेटेल्स वही है जो आपके अमरूद आप खाते हैं, यूकलिप्टस है। पैसीफ्लोरेल्स जो आपका कुकुरबिटेसी है। फिकॉइडेल्स कैक्टस है। और अम्बेनेल्स यानी सौंफ और धनिया वगैरह। तो ये सारे के सारे जो है पॉलीपेटलस ग्रुप ऑफ फैमिलीज हैं और ये उन्होंने इसी ऑर्डर में रखे। अब इसके अंदर फैमिलीज भी हैं तो 202 फैमिली लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ना हम लिख सकते हैं ना आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आपको केवल यहीं तक लिखना है, यानी 3 क्लास 3 सब क्लास, उसके बाद सीरीज 21 और 25 कोहर्ट्स। इसमें से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कोहर्ट्स यहाँ लिख दिए। गैमोपेटली में इसी तरीके से 3 सीरीज और हैं, यानी चौथी क्या हो गई इनफेरी, 5वीं क्या हो गई हेट्रोमेरी और 6वीं क्या होगी बाइकार्पलेटी। इनफेरी में 3 ऑर्डर हैं, रूबियल्स, एस्ट्रेल्स, कैंपेनेल्स या कैंपेन्युलेट्स। हेट्रोमेरी में भी 3 ऑर्डर हैं, एरिकेल्स, प्राइम्यूलेट्स। हेट्रोमेरी ज्यादातर बीएससी के कोर्स में नहीं रहती। एंड इवेनेल्स, इवेनेल्स में सेपोटेसी रीठा। बाइकार्पलेटी में 4 ऑर्डर हैं,
जेंशिया नेल्स, जिसमें एपोसाइनेसी, एस्क्लेपिडेसी वगैरह आते हैं। पॉलीमोनियल्स, पर्सोनेल्स एंड लेनियल्स, जैसा कि इसमें तुलसी वगैरह आते हैं। तो इस प्रकार से हमने 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कोहर्ट्स रख दिए। अब क्या है कि जो मोनोक्लेमाइडी है और जो मोनोकॉटिलिडनी है, इसमें उन्होंने ऑर्डर नहीं रखा है, इसमें सीधे सीरीज रखी है और सीरीज के बाद सीधे फैमिली रखी है। तो ये भी एक फीचर आपको याद होना चाहिए कि ऑर्डर्स जो हैं सिर्फ पॉलीपेटली और गैमोपेटली में है 2500, बाकी सब में सीरीज है। डायरेक्टली सीरीज इज डिवाइडेड इनटू फैमिलीज। तो ये मैंने आपके सामने लिखा है ये बताने के लिए कि ये याद करना कोई बड़ी चीज नहीं है, इसीलिए मैं आपके सामने देखे बगैर उसके किसी पर्ची वगैरह के सीधे नाम लिख रहा हूं। तीसरी सीरीज आई है मोनोक्लेमाइडी। देखिए, एक शब्द होता है डाइक्लेमाइडेशियस फ्लावर, एक होता है मोनोक्लेमाइडेशियस फ्लावर। तो डाइक्लेमाइडेशियस मतलब हैविंग द एक्सेसरी वर्ड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स। तो मोनोक्लेमाइडी वो है जिसमें कि हम सेपल्स और पेटल्स जनरली नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते। तो बहुत सारे वर्ण होंगे जरूर, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आपको सेपल की तरह अलग से दिखाई दें और पेटल्स की तरह अलग से। तो इसमें सीधे सीरीज बना दिया उन्होंने। और सबसे पहले क्या लिखा, कर्व एम्ब्री, मल्टी ओव्यूलेटी, एक्वेटिकी, मल्टी ओव्यूलेटी, टेरेस्ट्रिस, माइक्रो एम्ब्री, डेफनेल्स, एक्लेमाइडो स्पोरी, यूनिसेक्सुअल्स, and the last one is ordinis एनोमलाई। तो ये 8 सीरीज इसमें है। आपने देखा था अभी उधर 6 सीरीज थी, 8 और 6 14 हो गई, यानी अब 7 बची है और सातों सीरीज मोनोकॉटिलिडन में जाएगी। इसमें से इसी में आप ज्यादातर आपके कोर्स में इसी यूनिसेक्सुअल्स में से आता है, जो कि क्या है, यूफोरबिएसी, यही फैमिली कोर्स में है। बाकी अलग आप जैसे अमरंथेसी भी कर्वेम्बरी में आता है, कोर्स में आजकल बढ़ गया है, अमरंथेसी है, चिनोपोडिएसी है, वो सब इसमें आ गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एम्फीट्रोपस ओव्यू, यानी कर्व्ड एम्ब्रियो है, इसलिए कर्व एम्ब्री। मोनोकॉटिलिडन को अगर देखा जाए तो इट स्टार्टेड विद माइक्रो स्पर्मी, एपिगाइनी, कोरोनेरियाई, कैलिसाइनी,
न्यूडीफ्लोरी, एपोकार्पी एंड ग्लूमेसी। तो ये 7 सीरीज यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर के 6 और 8 14 और 7 21 सीरीज हो गई, जिसमें से इसमें आप पढ़ते हैं पोएसी को और कैरिसाइनी में और कोरोनरियाई में पढ़ते हैं लिलिएसी वगैरह को, माइक्रोस्पर्मी में ऑर्किडेसी वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार जो भी ये सिस्टम है इसमें कहीं भी फाइलोजेनी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि माइक्रोस्पर्मी मोस्ट प्रिमिटिव है और ग्लूमेसी मोस्ट जो है एडवांस है। ऑल्दो ग्रैमिनी एडवांस्ड है, लेकिन वो एक इत्तेफाक है कि उन्होंने उसे रखा है। जिम्नोस्पर्मी में उन्होंने नीटेसी, कॉनिफरी एंड साइकेडेसी ये 3 सब क्लास बनाए। यहाँ पे ना तो कोई सीरीज वगैरह है ना कुछ नहीं, तो ये 3 बनाए। तो ये एक सिनॉप्सिस है बेंथम एंड हुकर का। इतना ही आपको एग्जाम में भी लिखना है। इसमें हर एक का कैरेक्टर भी नहीं लिखना है, वो आपके एम्बिट में नहीं है कि आप सबके कैरेक्टर को भी वहाँ लिखें। तो ये भी समझने लायक है कि अगर कोई क्लासिफिकेशन आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उस क्लासिफिकेशन की मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। अगर ये नहीं लिखेंगे तो क्लासिफिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि किसी भी क्लासिफिकेशन को कंप्लीट हम तभी मानेंगे डिस्क्रिप्शन जब उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को आप बताएंगे। मेरिट्स के बारे में ये जान लीजिए कि कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि क्रिटिसिज्म ज़्यादा होता है किसी भी वर्क का, इसलिए मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती। होती भी है तो लोग उसे मानते नहीं। जो पहली मेरिट है बेंथम हुकर की, जिसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर हुआ यूरोप, यूएसए और एशियन कंट्रीज़ में, कुछ कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ में नहीं हुआ, लेकिन इन सब में जो पॉपुलर हुआ उसका जो बेसिक आइडिया था वो ये था कि इट इज़ वेरी ईजी टू आइडेंटिफाई प्लांट्स इन फील्ड। बहुत सिंपल था कि अगर पॉलीपेटलस है, मतलब पेटल्स फ्यूज नहीं है, तो पॉलीपेटली में होगा। फिर आप उसके बाद तुरंत देख लीजिए कि ओवरी सुपीरियर है कि इंफीरियर है, फिर आप उसके स्टैमेंस को गिन लीजिए, तो आप बहुत आसानी से असाइन कर लेंगे कि हाँ ये पॉलीपेटली में होगा या थैलेमी फ्लोरी में हो, उसके बाद सीरीज होगी, या ओवरी में जैसे फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन है तो कैरियोफिलिनी में होगा, पेराइटल प्रेजेंटेशन है तो पेराइटेल्स में होगा। ये इस हिसाब से इन्होंने जो अपना सिस्टम बनाया था वो बहुत आसान था। तो क्या हुआ कि फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस, प्रैक्टिकल कराने का या प्रैक्टिकल पर्पस में इट्स वेरी यूजफुल, तो ये इसकी मेरिट है। ये तो 2 प्रैक्टिकल मेरिट्स हो गई। बाकी मेरिट्स क्या थी कि इन्होंने मोनोकॉट्स को डाइकॉट के बाद रखा है। ये एक तरीके से हमारी जबरदस्ती की मेरिट है, क्योंकि हम इसे मान रहे हैं कि मोनोकॉट को डाइकॉट के बाद रखा है। क्यों? क्योंकि मोनोकॉट ज़्यादा एडवांस्ड ग्रुप है। लेकिन बेंथम हुकर ने तो कहा नहीं था कि हम
फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दे रहे हैं, तो ये हमारी जानबूझ करके बताई हुई मेरिट है। इसी तरीके से नेक्स्ट भी जानबूझ करके ही बताई गई मेरिट है कि ऑर्डर रेनेल्स वर प्लेस्ड इन द बिगिनिंग। क्यों? क्योंकि ऑर्डर रेनेल्स एक प्रिमिटिव असेंबलेज है। जितनी भी फैमिलीज हैं उनमें जो मोस्ट प्रिमिटिव है वो सब ऑर्डर रेनेल्स में। तो ये जो दो पॉइंट है ये फाइलोजेनेटिकल पॉइंट है, जिसका कि बेंथम हुपर से कोई मतलब नहीं था, लेकिन चूंकि हमें उसकी मेरिट बतानी है तो इसलिए हम मेरिट बता रहे हैं। जो असली मेरिट थी वो ये थी कि ईच एंड एवरी plant was described by herbarium sheet, by studying herbarium sheets। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज हमें दी गई इनके द्वारा, कोई मनगढ़ंत या पहले से किसी के द्वारा दी गई नॉलेज नहीं थी। इन्होंने एक नई सीरीज, हालांकि इसे मैं खुद पर्सनली मेरिट नहीं मानता हूं, लेकिन किताबों में लिखा है इसलिए मैं यहां एन्यूमरेट कर दे रहा हूं कि डिस्की फ्लोरी जो है एक नई सीरीज क्रिएट करी। ये कोई मेरिट नहीं है, ये डीमेरिट में ही है, लेकिन चलिए डिस्की फ्लोरी क्रिएटेड, ये कोई मेरिट नहीं है। नेक्स्ट मेरिट क्या थी कि अब यहां देखिए फिर हम प्रिमिटिव और एडवांस में फंस गए। वो क्या था कि थैल्मी फ्लोरी में सुपीरियर ओवरी है, प्लेस्ड बिफोर इंफीरियर ओवरी इन थैलेमे फ्लोरी। यानी यहां भी हम फिर प्रिमिटिव और एडवांस में फंस गए कि उन्होंने सुपीरियर ओवरी जो इंफीरियर से प्रिमिटिव मानी जाती है उसे लिखा है, और इन थैलेमी फ्लोरी के बजाय पॉलीपेटली कर ली। पॉलीपेटली क्योंकि थैलेमी फ्लोरी जो है सुपीरियर है, फिर डिस्की है, फिर कैलिसी फ्लोरी है जो कि इंफीरियर ओवरी है, यानी वो एडवांस्ड ग्रुप ऑफ असेंबलेज है। फिर इस तरीके से इन्होंने जो अनअसाइनेबल ग्रुप्स थे उसके लिए दे क्रिएटेड ऑर्डिनस एनोमेलाई। तो ऑर्डिनस एनोमेलाई ये इनकी मेरिट है कि हाँ उन्होंने कहा नहीं साहब हमें पता नहीं लग रहा है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि हमें पता नहीं लग रहा है, आप इसे ऑर्डिनस एनोमेलाई में रखिए। अगर मोनोकॉट्स में देखें तो मोनोकॉट्स में इन्होंने पोएसी को सबसे बाद में रखा है, यानी ही ट्रीटेड पोएसी एज एडवांस्ड। तो उन्होंने फिर ट्रीट नहीं किया था, लेकिन हम उसे मान ले रहे हैं कि चूंकि पोएसी बाद में रखा है, पोएसी एक एडवांस फैमिली है, इसलिए अच्छा है कि उन्होंने पोएसी को बाद में रखा है मोनोकॉट्स में। तो ये कुछ मेरिट्स हैं, मेरिट्स बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। मैं कुछ ज़बरदस्ती के मेरिट इसमें डालना चाहूँ तो 4-5 मेरिट्स और हम डाल सकते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। Now come to demerits. Demerits
जो सबसे बड़ी डीमेरिट्स वो ये थी कि दे क्लासिफाइड एंजियोस्पर्म्स ऑन सिंगल कैरेक्टर बेसिकली। अब वो क्या था, पेटल्स का कैरेक्टर था जिसपे उन्होंने क्लासिफाई किया आइदर फ्यूज्ड और फ्री। तो ये डीमेरिट है क्योंकि आपने आर्टिफिशियली दो ग्रुप में बांट दिया है केवल पेटल्स के आधार पर। हालांकि वो कोरिलेशन ऑफ कैरेक्टर शो करता है लेकिन पेटल्स के आधार पर बांटा है। दूसरा जो डीमेरिट, जो सबसे बड़ी डीमेरिट थी कि दे पुट जिम्नोस्पर्म्स in between डाइकॉट एंड मोनोकॉट, जो कि अपने आप में बिल्कुल गलत इसलिए है कि हम फिर जबरदस्ती की बात कर रहे हैं, जो कि बेंथम हुकर नहीं मान रहे थे। वो तो फाइलोजेनेटिस्ट थे ही नहीं, लेकिन हम यहाँ फिर फाइलोजेनी लगा रहे हैं कि साहब जिम्नोस्पर्म तो डाइकॉट से भी पुराना है, उन्होंने किस तरीके से इसे डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रख दिया। लेकिन हाँ, ये एक गलती है, जो भी आदमी पढ़ेगा तो वो इस बात को सोच सकता है कि हाँ, जिम्नोस्पर्म चाहते तो डाइकॉट से पहले रख सकते थे। दूसरी है कि इरेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल ग्रुप, हालांकि उन्होंने इरेक्ट नहीं किया था, वो डी कैंडोले का ही था। कौन सा है? मोनोक्लेमाइडी। जबकि मोनोक्लेमाइडी के बहुत सारी फैमिलीज, पॉलीपेटली और थोड़ी बहुत फैमिलीज गैमोपेटली में एफिनिटी शो करती। फॉर एग्जाम्पल एमरेंथेसी एंड चीनोपोडिएसी, ये दोनों जो है कैरियोफिलेसी से एफिनिटी शो करते हैं। तो इसका मतलब है कि इन्हें रखा जाना चाहिए था पॉलीपेटली में, लेकिन सिर्फ एक ही बेसिस, वो भी पेरियंथ का बेसिस के आधार पर इन्हें बिल्कुल ही नए ग्रुप में रख दिया गया। इसी प्रकार जो ऑर्डर है यूनिसेक्सुअल्स, यूनिसेक्सुअल्स भी एक आर्टिफिशियल ऑर्डर है, आर्टिफिशियल ग्रुप है। केवल सेक्स के आधार पर आपने कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, आपने सारे ग्रुप इसी में रख दिए। फिर पॉलीपेटली में तो इन्होंने थैलेमी फ्लोरी सुपीरियर ओवरी पहले रखी थी, लेकिन गैमोपेटली में इन्फेरी को पहले रख दिया। इन्फेरी प्लेस्ड इन बिगिनिंग, जबकि वो एक एडवांस कैरेक्टर है। और एडवांस कैरेक्टर होने के कारण जो हम जानते हैं कि कौन सी फैमिली एडवांस है, कंपोजिटी। मोस्ट एडवांस फैमिली डाइकॉट की कौन सी है, कंपोजिटी। और कंपोजिटी को उन्होंने इन्फेरी में पहले ही रख दिया। इसी तरीके से अगर एडवांस और प्रिमिटिव की बात करें तो ऑर्किडेसी एक एडवांस फैमिली है, जिसे उन्होंने माइक्रो एम्ब्री में रख करके पहले रख दिया। इसी प्रकार सिटेमिनी यानी केले वाली फैमिली, वो भी एक एडवांस फैमिली है। करवेम्बरी भी एक एडवांस फैमिलीज का ग्रुप है, जिसे उन्होंने पहले रखा है। बाकी डीमेरिट्स
अगर हम प्रत्येक ऑर्डर पे जाएं तो डीमेरिट्स हमको प्रत्येक ऑर्डर में भी मिल जाए, लेकिन उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पूरा सिनॉप्सिस लिख के आ रहे हैं, फिर पूरा आपने 25 कोहॉर्ट्स और टिक की सीरीज लिखी, उसके बाद ये मेरिट्स भी लिख रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप एक फुल क्वेश्चन में इतनी सारी चीज़ें लिख सकें। जो नवी है, जो इम्पोर्टेंट एक मेरिट है, वो क्या है कि इन्होंने 2 ग्रुप बनाए मल्टी ओव्यूलेटी के, 2 ग्रुप बनाए वो हैबिटेट के आधार पर, यानी एक्वेटिक इन्वायरमेंट में मिल रहा है या टेरेस्ट्रियल में। मल्टी ओव्यूलेटी एक्वेटिकी एंड मल्टी ओव्यूलेटी टेरेस्ट्रियल, ये बिल्कुल ही आर्टिफिशियल असेंबलेज है, बिल्कुल आर्टिफिशियल असेंबलेज है। और लास्ट में 10, अगर मैं 10 बता दूं तो इन्होंने लिलिएसी और एमेरिलिडेसी दो फैमिलीज बनाई बिल्कुल, जबकि दोनों सेम है। किस बेसिस पे बनाई? इंफीरियर ओवरी। एमेरिलिडेसी में इंफीरियर ओवरी पाई जाती है, तो आपने सिर्फ एक कैरेक्टर यानी इंफीरियर ओवरी पर 2 बिल्कुल सेम फैमिली को अलग अलग ग्रुप में रख दिया। एक आपने रख दिया इपिगाइनी में और लिलिएसी को दूसरे में रख दिया, तो ये भी एक डीमेरिट्स इनकी है। तो मैं समझता हूं कि 10 डीमेरिट बहुत है, और अगर थोड़ा सा पीजी लेवल पे जाएं, पीजी में भी बहुत है, लेकिन अगर ये मान लीजिए कि प्लांट टैक्सोनॉमी का एक पेपर ही अलग होता, तब थोड़ी सी और डीमेरिट्स बढ़ जाती, लेकिन फिर वो सीरीज बाय सीरीज बढ़ती। यानी मोनोक्लेमाइडी की हम सारी सीरीज को डिस्कस करते, मोनोकॉट्स की सारी सीरीज को हम डिस्कस करते, और उनकी एफिनिटीज डाइकॉट और मोनोकॉट में आपस में हम एफिनिटी शो करते, उनकी प्रिमिटिव और एडवांस फीचर को लेकर। तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी अगर आपको जरूरत हो तो आप उससे पूछ लीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम एंड हुकर। ये पूरा का पूरा आप बीएससी लेवल में भी लिख सकते हैं, और पूरा का पूरा आप अगर आ जाए कि डिस्क्राइब द बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर है, तो आप इसे एक फुल क्वेश्चन में एमएससी लेवल पे भी लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर टुडे। और अगर आपको कोई लेक्चर अपने मनपसंद मुझसे सुनना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, हमारे जो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन होता है उसमें आप लिख के मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस रिक्वेस्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करूं। थैंक यू।